नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पॉडकास्ट शो पैसे से पैसा कमाई और निवेश के असली तरीके में। आज हम बात करने जा रहे हैं रियल एस्टेट निवेश की उस नई दुनिया की जहां आप बिना करोड़ों रुपए लगाए भी मकान मालिक जैसी कमाई कर सकते हैं। जी हां, आज का विषय है REITs, छोटे निवेश से रियल एस्टेट आय। अब सवाल है, क्या बिना प्रॉपर्टी खरीदे भी रियल एस्टेट से किराए जैसी आय संभव है? उत्तर है हाँ, और वो भी REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स के जरिए। इस एपिसोड में हम जानेंगे REITs क्या हैं और कैसे ये छोटे निवेशकों के लिए बड़ा अवसर बन चुके हैं। पारंपरिक संपत्ति निवेश बनाम रेट निवेश कौन ज्यादा फायदेमंद है? कैसे REITs से दोहरी आय होती है, डिविडेंड, किराए जैसी और कैपिटल गेन। भारत में उपलब्ध प्रमुख REITs और उनसे जुड़ी सफलता की प्रेरक कहानियां। और अंत में एक एक कदम में समझेंगे कि रेट में निवेश कैसे शुरू करें। तो अगर आप हमेशा से रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते थे लेकिन बड़ी पूंजी और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की झंझट ने रोक रखा था, तो आज का एपिसोड आपकी सोच बदल देगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज आप जानेंगे कैसे छोटे निवेश से भी बड़ी कमाई का रियल एस्टेट सपना पूरा किया जा सकता है। आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे रास्ते पर बात कर रहे हैं जिससे भारत में छोटे निवेशक और यहाँ तक के व्यवसायी भी रियल एस्टेट से कमाई कर सकते हैं। हाँ, और वो भी बिना मोटी रकम फंसाई या प्रॉपर्टी संभालने की रोज रोज की झंझट के। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है जिसका टाइटल है रीट्स, छोटे निवेश से रियल एस्टेट आय। तो हमारा मिशन है ये समझना कि ये रीट्स, ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स आखिर हैं क्या, कैसे काम करते हैं और क्या ये वाकई में एक भरोसेमंद जरिया बन सकते हैं रेगुलर इनकम का। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, और ये टॉपिक आज के समय में काफी रेलेवेंट है मुझे लगता है। बिल्कुल। भारत में देखिए, जमीन जायदाद हमेशा से एक इमोशनल चीज रही है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सिंबल। सही बात है। लेकिन जो पारंपरिक तरीके निवेश के, उनकी अपनी दिक्कतें हैं, खासकर आम आदमी के लिए। तो रीट्स जैसे नए ऑप्शन इसी गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर उनके लिए जिनके पास टाइम कम है या बहुत बड़ी कैपिटल नहीं है। तो शुरू करते हैं इसी सवाल से कि भी भारत में रियल एस्टेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। लेकिन इसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं कह रहा, बल्कि एक सुरक्षा कवच जैसा बता रहा है। पारंपरिक तौर पर देखें तो 3 मुख्य फायदे दिखते हैं। पहला, कैपिटल गेन्स, मतलब समय के साथ प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ना। हाँ। दूसरा, रेगुलर इनकम जैसे किराए से। और तीसरा, इन्फ्लेशन से बचाव, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो किराया और प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ जाती है। हाँ। पीढ़ियों से ये संपत्ति बनाने का एक मजबूत तरीका माना गया है। हाँ, और ये तीनों चीजें ना भारतीय सोच में काफी गहरी बैठी हुई हैं। सबसे आम तरीका तो यही है कि सीधे प्रॉपर्टी खरीद लो, 100% ओनरशिप मिलती है, बड़े मुनाफे की उम्मीद भी रहती है। लेकिन जैसा लेख भी बताता है, चुनौतियां भी हैं। बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बेचने में टाइम लगता है, मतलब लिक्विडिटी कम है, और फिर मेंटेनेंस, किराएदार ढूंढना, ये सब अलग सिर दर्द। सही कहा। तो यहीं पर रीट्स जैसे जो नए तरीके हैं वो सामने आते हैं। एक तरह से निवेश का नजरिया बदल रहा है, लोग अब थोड़ा हटकर सोचने लगे हैं। अच्छा, तो अब आते हैं इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट पर। छोटे व्यवसायियों के लिए यहाँ क्या मौके हैं? देखिए, एक छोटा कारोबारी वो तो अपने काम में इतना बिजी रहता है ना, बिल्कुल, कि प्रॉपर्टी खरीदने, उसे मैनेज करने, किराएदार खोजने, इसके लिए टाइम या एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से लाए। लेख कहता है कि भारत में कमर्शियल रियल एस्टेट, मतलब ऑफिस, दुकानें, ये सब तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, खासकर IT सेक्टर, ई-कॉमर्स और ये वेयरहाउसिंग यानी गोदामों की डिमांड बहुत बड़ी है। हाँ, और इससे निवेशकों को अच्छी रेंटल यील्ड, मतलब किराए से अच्छी कमाई हो रही है। और ये सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं है,
पुणे, हैदराबाद, लखनऊ जैसे जो टियर 2 शहर हैं वो भी अब तेजी से बढ़ रहे हैं। वहाँ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी थोड़ी कम है। अच्छा। तो ये छोटे निवेशकों के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। और हाँ, रीरा जैसे जो कानून आए हैं उनसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, भरोसा बढ़ा है मार्केट में। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके छोटे निवेशकों के लिए एक अच्छा माहौल बना रहे हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा लेख में एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है वीरेंद्र का। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वीरेंद्र जो एक छोटे शहर में स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं। हाँ। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते थे, पर दुकान में ही सारा पैसा, सारा टाइम लगा हुआ था। आम कहानी है ये तो। हाँ, जमीन खरीदने की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और मैनेज करने का टाइम तो बिल्कुल नहीं। फिर उन्हें किसी ने बताया रीट्स के बारे में। और यहीं से कहानी थोड़ी पलटती है ना? उन्हें ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि सिर्फ मान लीजिए 50,000 जैसे छोटे अमाउंट से भी वो मुंबई और बेंगलोर के बड़े बड़े फैंसी कमर्शियल ऑफिस पार्कों में हिस्सेदार बन सकते हैं। सोचिए, ये उनके लिए एकदम आंखें खोलने वाली बात थी। तो उन्होंने तय किया कि ठीक है, हर महीने दुकान के मुनाफे से 10,000 रुपये बचाकर रीट्स में डालूंगा। अच्छा। और नतीजा? लेख बताता है कि उन्हें हर तिमाही, मतलब हर 3 महीने में कुछ पैसा डिविडेंड के तौर पर मिलने लगा। शुरू में शायद अमाउंट छोटा था, पर धीरे धीरे उससे दुकान के छोटे मोटे खर्चे जैसे बिजली का बिल वगैरह निकलने लगे। और सबसे बड़ी राहत क्या थी? कि कोई टेंशन नहीं। हाँ, ना किराएदार ढूंढने की टेंशन, ना प्रॉपर्टी के रिपेयर की चिंता, ना कोई मैनेजमेंट का झंझट। पूरा फोकस अपनी दुकान पर और पैसा पीछे अपना काम कर रहा है। वीरेंद्र का ये उदाहरण एकदम साफ दिखाता है कि रीट्स कैसे बड़े प्रीमियम रियल एस्टेट तक आम निवेशक की पहुंच बना रहे हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये वो मेंटल पीस और डाइवर्सिफिकेशन की बात है। बिल्कुल। एक छोटे व्यवसायी के लिए जिसका मेन फोकस अपना बिजनेस है, इस तरह का पैसिव इनकम का जरिया बहुत मायने रखता है। तो अब थोड़ा और समझते हैं कि ये रीट्स आखिर हैं क्या चीज। लेकिन ये काफी आसान शब्दों में समझाता है। ये एक तरह से म्यूचुअल फंड जैसे हैं, पर ये कंपनियों के शेयर्स में नहीं, बल्कि सीधे प्रॉपर्टीज में पैसा लगाते हैं। हाँ, ऐसी प्रॉपर्टीज जो किराया कमाती हैं, जैसे ऑफिस बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल, गोदाम। आप 10,000, 50,000 जैसी छोटी रकम से भी इनकी यूनिट्स खरीद सकते हैं और उन महंगी प्रॉपर्टीज में आपकी हिस्सेदारी बन जाती है। फायदे इसके कई हैं, जैसा लेख में लिखा है। पहला तो यही कि कम पैसे में बड़े रियल एस्टेट मार्केट में एंट्री मिल जाती है। दूसरा, रेगुलर इनकम की उम्मीद। सेबी का नियम है कि रीट्स को अपनी टैक्सेबल इनकम का कम से कम 90% हिस्सा यूनिट होल्डर्स को डिविडेंड या ब्याज के तौर पर बांटना ही होगा। ये 90% वाला नियम बड़ा जरूरी है। इससे एक रेगुलर कैश फ्लो की उम्मीद बनती है। हाँ, बिल्कुल। तीसरा बड़ा फायदा है लिक्विडिटी, यानी तरलता। रेट्स की यूनिट्स को आप स्टॉक एक्सचेंज पर, जैसे NSE, BSE पर बिल्कुल शेयर्स की तरह ही आसानी से खरीद बेच सकते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के मुकाबले ये कहीं ज्यादा आसान और तेज है। बिल्कुल। और चौथा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मतलब प्रॉपर्टी का रखरखाव, किराएदार लाना, किराया वसूलना, ये सारे काम एक्सपर्ट मैनेजर्स की टीम देखती है। निवेशक को इन सब झंझटों से छुट्टी। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ये जो 90% मुनाफा बांटने का नियम है ना, ये निवेशकों के लिए तो अच्छा है, रेगुलर इनकम मिलती है, पर इसका दूसरा पहलू ये है कि रीट मैनेजमेंट के पास फिर रीइन्वेस्टमेंट के लिए कम पैसा बचता है। अच्छा। हाँ, तो हो सकता है कि वो अपने प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो को उतनी तेजी से ना बढ़ा पाए जितना शायद कोई ट्रेडिशनल डेवलपर बढ़ा लेता। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, रेगुलर इनकम चाहिए या तेज ग्रोथ। ये एक जरूरी पॉइंट है। अब जरा कमाई के गणित पर आते हैं। रीट से कमाई होती कैसे है? 2 मुख्य तरीके हैं। पहला, डिविडेंड इनकम। हाँ, जो किराए के मुनाफे से आती है। बिल्कुल। लेख के हिसाब से इसकी सालाना यील्ड, मतलब रिटर्न, अक्सर 6% से 8% के बीच हो सकती हैं। और दूसरा तरीका है कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब अगर रीट की प्रॉपर्टीज की कीमत टाइम के साथ बढ़ती है तो आपकी खरीदी हुई यूनिट का दाम भी मार्केट में बढ़ सकता है। हाँ, जैसे लेख में उदाहरण दिया है कि अगर 1 लाख रुपए लगाएं किसी ऐसे रीट में जिसकी डिविडेंड यील्ड 7.5% है, तो साल में करीब 7,500 रुपए की इनकम हो सकती है, और वो भी बिना प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की सिरदर्दी के। अब अगर इसकी तुलना करें सीधे प्रॉपर्टी खरीदने से, तो रीट्स में एक डिविडेंड रेगुलर मिलने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वो 90% वाला नियम है। जबकि सीधी प्रॉपर्टी में किराया मिलेगा या नहीं, ये तो किराएदार मिलने और प्रॉपर्टी खाली न रहने पर डिपेंड करता है। काफी अनिश्चितता रहती है उसमें। बिल्कुल। और रीट्स के जरिए आप शायद मुंबई, बेंगलुरु जैसी जगहों की टॉप प्रॉपर्टीज में भी हिस्सेदार बन सकते हैं, जिन्हें सीधे खरीदना शायद मुमकिन ना हो। सही बात है। जोखिमों की बात करें तो रीट्स में मार्केट रिस्क रहता है, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं तो उतार चढ़ाव रहेगा।
ब्याज दरें बढ़ने पर भी इनका आकर्षण थोड़ा कम हो सकता है। वहीं सीधे प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा रिस्क होता है वैकेंसी का। प्रॉपर्टी खाली रह गई तो, या फिर रिपेयर पे अचानक कोई बड़ा खर्चा आ गया, या कोई कानूनी पछड़ा खड़ा हो गया। तो सवाल ये उठता है कि एक छोटे निवेशक या व्यवसायी के लिए, जिसके पास पैसा और टाइम दोनों लिमिटेड हैं, कौन सा रास्ता बेहतर है? लेख का इशारा तो यही है कि उनके लिए रीट्स ज्यादा प्रैक्टिकल और कम झंझट वाला ऑप्शन हो सकता है। हाँ, मोटे तौर पे ये बात सही लगती है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि रीट्स में भी रिस्क जीरो नहीं है। मार्केट कैसा चलता है, इकोनॉमी की क्या हालत है, रीट्स का मैनेजमेंट कितना काबिल है, ये सब आपके रिटर्न पर असर डालते हैं। तो आंख बंद करके नहीं कूदना है। सही कहा, बिल्कुल सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। अच्छा, अब मान लीजिए कोई फैसला करता है कि हाँ, रीट्स में इन्वेस्ट करना है, तो लेख में 5 आसान स्टेप्स बताए गए। पहला, डीमैट खाता खोलें। किसी भी सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के पास अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाइए। आजकल तो ये सब ऑनलाइन फटाफट हो जाता है। हाँ, ये तो बेसिक जरूरत है शेयर मार्केट में किसी भी तरह के निवेश के लिए। दूसरा कदम, REITs पर रिसर्च करें। भारत में जो लिस्टेड REITs हैं उनको पहचानें। लेख में कुछ नाम भी दिए हैं, जैसे माइंडस्पेस, एम्बेसी, ब्रुकफील्ड। हाँ, देखें कि उनके पोर्टफोलियो में प्रॉपर्टीज कैसी हैं, लोकेशन अच्छी है, किराएदार कौन है, क्या बड़ी भरोसेमंद कंपनियां हैं जिन्हें हम ब्लू चिप कहते हैं। ये सब जानना जरूरी है। बिल्कुल। रिसर्च करते वक्त सिर्फ प्रॉपर्टी और किराएदारी नहीं, ये भी देखें कि REIT के मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। ये जानकारी उनके प्रोस्पेक्टस या वेबसाइट पर मिल जाती है। और हाँ, उनकी प्रॉपर्टीज पर कर्ज कितना है ये भी जरूर देखें। ज्यादा कर्ज मतलब ज्यादा रिस्क, बहुत सही पॉइंट। तीसरा कदम है डिविडेंड हिस्ट्री और यील्ड जांचें। पिछले 3-4 साल में रीट ने कितना डिविडेंड दिया है उसका रिकॉर्ड देखें, और अभी के यूनिट प्राइस के हिसाब से डिविडेंड यील्ड कितनी बन रही है वो कैलकुलेट करें। लेख कहता 6% से ज्यादा यील्ड अच्छी हो सकती है, पर इसे बाकी चीजों के साथ देखना चाहिए। हाँ, सिर्फ यील्ड देखकर फैसला नहीं लेना है। चौथा कदम, SIP की तरह निवेश करें। मतलब सारा पैसा एक साथ नहीं डालना है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP की तरह हर महीने या हर तिमाही थोड़ी थोड़ी रकम लगाएं। इससे मार्केट के उतार चढ़ाव का रिस्क कम होता है ना? हाँ, और निवेश में एक डिसिप्लिन भी बना रहता है। SIP का एक और फायदा है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब मार्केट नीचे होता है तो आप उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स खरीद लेते हैं। सही, लंबे समय में ये फायदेमंद रहता है। और पांचवां और आखिरी कदम, टैक्स के पहलू समझे। रीट से जो इनकम होती है उस पर टैक्स कैसे लगता है ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बिल्कुल, इसमें अलग अलग कॉम्पोनेंट हो सकते हैं। कुछ इनकम शायद टैक्सेबल हो आपके स्लैब के हिसाब से, कुछ शायद टैक्स फ्री हो। नियम बदलते भी रहते हैं। हाँ, टैक्स वाला मामला थोड़ा पेचीदा है और ये आपकी फाइनल कमाई पर सीधा असर डालता है। तो सबसे अच्छा यही है कि निवेश करने से पहले या जब रिटर्न मिले तो किसी टैक्स सलाहकार से बात जरूर कर लें, ताकि टैक्स लायबिलिटी का सही अंदाजा रहे। इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? सार यही है कि भाई, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अब सिर्फ बड़े पैसे वालों का खेल नहीं रह गया है। रीट्स ने वीरेंद्र जैसे छोटे कारोबारियों और आम निवेशकों के लिए भी देश की टॉप कमर्शियल प्रॉपर्टीज से एक पैसिव इनकम कमाने का रास्ता खोल दिया है। हाँ, कम पैसे से शुरुआत, रेगुलर इनकम की उम्मीद, आसानी से खरीदने बेचने की सुविधा और प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये सब मिलकर रीट्स को एक काफी आकर्षक विकल्प बनाते हैं। जरूरत है तो बस थोड़ी रिसर्च, थोड़ा पेशेंस और रेगुलरिटी की। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अभी भारत में ज्यादातर रीट्स ऑफिस स्पेस या रिटेल मॉल पर ही फोकस करते हैं। हाँ, लेकिन जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बदल रही है, क्या लगता है, क्या भविष्य में हमें डेटा सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज या यहाँ तक कि हाईवे और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर आधारित रीट्स भी देखने को मिल सकते हैं? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर ऐसा हुआ तो। बिल्कुल, और अगर ऐसा होता है तो ये छोटे निवेशकों के लिए अवसरों का एक बिल्कुल नया आसमान खोल देगा। भविष्य में रीट्स का ये जो संभावित फैलाव है, इस पे सोचना वाकई दिलचस्प है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स कैसे छोटे निवेशकों के लिए रियल एस्टेट में कमाई का सुनहरा रास्ता खोल रहे हैं। यह है वह रास्ता जहां आपको न जमीन खरीदनी है, न किराएदार ढूंढना है, न प्रॉपर्टी संभालने की चिंता करनी है। फिर भी आप रियल एस्टेट से नियमित आय और पूंजी वृद्धि दोनों का लाभ उठा सकते हैं। याद रखिए,
स्मार्ट निवेश सिर्फ बड़ी पूंजी पर नहीं, सही जानकारी पर निर्भर करता है। आरईआईटीज जैसे विकल्प आपको वित्तीय स्वतंत्रता और संपत्ति निर्माण दोनों का संतुलन देते हैं। अगर आपको यह एपिसोड उपयोगी लगा तो स्पॉटिफाई, जियो सावन, अमेज़न म्यूजिक और यूट्यूब पर पैसे से पैसा कमाई और निवेश के असली तरीके को फॉलो या सब्सक्राइब करना न भूलें। हर शुक्रवार हम लाते हैं आपके लिए कमाई और निवेश की नई रणनीतियां, केस स्टडीज और प्रेरक कहानियां। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और नए विचार और अवसर के साथ। तब तक याद रखिए, छोटा निवेश ही बड़े सपनों की पहली किस्त है। धन्यवाद। जय हिंद।